Hey guys, welcome back in the session of question series of thermodynamics. This is the second part, and in this session we will discuss the previous year questions of thermodynamics. Question is here, state law of mass action, और जो क्वेश्चन है वो आपके पास आया है MDU 2019 के अंदर। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है मेनली दी जाती है किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन is for a reversible reaction और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या कहते हो, जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। सपोज कीजिए यदि मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, मैं क्या लिखती हूँ, कोई रिवर्सिबल रिएक्शंस दैट इज ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या है आपके पास सी प्लस डी, ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या होगी आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही आती है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस ला, इस ला ने आपके पास दो चीजें बताई है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, मींस जो आपने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन, तो क्या है आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of reactants raised to the power मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो, यदि इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बोले कि इस लॉ ने क्या कहा है, यदि आप किसके लिए देखते रहे हो फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि ए मोल जो था ए के ए मोल्स जो हैं और बी के बी मोल्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, आप इसके लिए क्या लिखोगे, यदि मैं लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसने बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोलर कंसंट्रेशन किसके, रिएक्टेंट स्पीसीज, स्पेसिस क्या है आपके पास ए एंड बी, एंड रेज टू देयर पावर्स, ओजोन का भी आपके पास मोल्स दिखे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, उसकी पावर में चले जाएंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू law of mass action for forward reactions। and second thing, this is one is the first thing, and for second thing उसने क्या बोला है कि rate of backward reaction वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज directly proportional to the product of molar concentration of products raised to the power, ठीक है, कि वो किसके बराबर हो जाता है आपके पास मोलर कंसंट्रेशन। यदि आप रेट देखते हो, रेट मतलब ROB, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है C एंड D, ठीक है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है, रेज टू देयर पावर मींस जितने मोल्स है C एंड D। ठीक है, ये आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। ठीक है, यदि आप ये कहो कि यदि आप यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हो, यदि इस कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करो, कांस्टेंट को रिमूव करने पे आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट यदि हटा दो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने कांस्टेंट लिया KF और वो क्या हो गया A की पावर A एंड B की पावर B। इसी तरह से यदि आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, KB हमने कांस्टेंट लिया, देन C एंड D की पावर D। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और देखिए जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो, किसकी बात करते हो, इक्विलिब्रियम की बात करते हो, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक है, मींस आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, ये आपको पता है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, यदि ऐसा है तो आपके पास क्या आ जाता है, KF कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B की कंसंट्रेशन और रेज टू देयर पावर्स इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C एंड D एंड उनकी जो मोल्स हैं उनकी पावर आ गई है, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि KF इज इक्वल टू KB। यदि आप क्या करते हो, यहां से यदि आप क्या निकालो, KF बाई KB का रेशियो निकालते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, CD अपॉन A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज A एंड दिस वन इज द B। इसका मतलब क्या है कि आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर्स एंड यहाँ पे क्या है आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस है, ओके। यदि आप इस दोनों टर्म्स को KF बाई KC को KF बाई KB है उसको एक नई टर्म्स KC से रिप्लेस कर देते हो तो आपके पास क्या आएगा, CD अपॉन A एंड B। This is a simple method through which you can explain law of mass action, जिसमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, और जो बैकवर्ड रिएक्शंस है वो किस पे, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन बट वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, जबकि वर्क एंड हीट क्या है आपके पास, पाथ फंक्शन है। दैट इज आपके पास म्यू तो क्या है, यू जो है वो क्या है आपके पास स्टेट फंक्शन है, एंड डब्ल्यू एंड क्यू दैट इज पाथ फंक्शन। क्वेश्चन MDU 2019 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन, किसकी बात करते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो हम क्या बोलते हैं कि स्टेट फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा वेदर कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जब गया तो वहां पर क्या चेंज है, दैट इज द स्टेट ऑफ फंक्शन। बट जो पाथ फंक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि म्यू जो है वो स्टेट फंक्शन है, मींस वो सिर्फ दो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है या वो फाइनल स्टेट पे, मींस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो इनिशियल और जो आपके पास फाइनल स्टेट है उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। मतलब W और जो आपके पास Q है, वर्क डन एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, मींस ये डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं किसको, इंटरनल एनर्जी को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे किसको, इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी। तो देखिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है आपके पास, इट इज अ सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन द सिस्टम, इट इज सम ऑफ ऑल एनर्जी इन द सिस्टम, और वी कैन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल energy that is the summation of all the energies, this is the summation of all the energy। अब सपोज कीजिए कि यदि आपके पास कोई सिस्टम किसी एक इनिशियल स्टेट से कहाँ जाता है, किसी एक फाइनल स्टेट B पर जाता है, इनिशियल स्टेट A से B पर जाता है, तो आपके पास इनिशियल से फाइनल स्टेट अचीव करने के टू पाथ्स यहाँ पर है, या तो सिस्टम कहाँ से जाए, A to B जाए या B to A जाए। तो सपोज दिस वन इज द पाथ A, दिस इज फर्स्ट बोल सकते हैं आप, एंड दिस इज द पाथ सेकंड, ओके। यदि प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस हम सिस्टम के अंदर देखें तो, ओके। नाउ देखिए यदि सिस्टम के पास क्या है, इनिशियल स्टेट A है तो उसके साथ एसोसिएटेड उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगी। तो वी कैन से इफ a system has
a system has initial energy, initial state A, initial state क्या है उसकी A है, then UA is the internal energy, internal energy at इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट पे उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गई है आपके पास म्यू ए। सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है जब ए है, ठीक है। ओके, नाउ देखिए यदि हम क्या कर देते हैं, यदि हमने क्या किया है, सिस्टम को चेंज किया है प्रेशर एंड वॉल्यूम के अंदर ही ओनली, ठीक है। इफ सिस्टम अंडरगो चेंज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ओनली, ठीक है। यदि सिस्टम में प्रेशर वॉल्यूम के अंदर हमने चेंज किया है तो आपके पास क्या होगा, उससे आपको उससे वहां से क्या मिलेगा, एक फाइनल स्टेट मिलेगा। और सपोज कीजिए हमने उस फाइनल स्टेट को बोला बी। ओके, यदि फाइनल स्टेट बी है तो उस टाइम उसकी जो इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड होगी, इंटरनल एनर्जी भी कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड होगी, इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद फाइनल स्टेट बी, वो क्या होगी आपके पास म्यू बी। ओके, वो क्या है म्यू बी। तो देखिए यदि आपको चेंज देखना है, क्या देखना है, हमें देखना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसको क्या लिखेंगे डेल यू, और वो क्या होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, दैट इज म्यू बी माइनस म्यू ए, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, ये क्या होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इट मस्ट बी ए फाइनाइट क्वांटिटी, इट मस्ट बी ए फाइनाइट क्वांटिटी। आपने देखा जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी एंड इनिशियल स्टेट की जो इंटरनल एनर्जी है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि ए स्टेट से जब हम बी स्टेट पे गए तो किस पाथ के थ्रू गए हैं, ठीक है। वेदर पाथ क्या था क्या नहीं था उस चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जब फाइनल स्टेट आई तो उस टाइम इंटरनल एनर्जी क्या थी, और जब इनिशियल स्टेट थी तो जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है वो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है आपके पास कि वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट वो क्या बताए हैं इन्होंने पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, वो पाथ फंक्शन है ना कि स्टेट फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कि यदि हम क्या माने कि आप क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर चेंज, ठीक है। कंसिडर, इसको हम एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे, कंसिडर a change in the system, change in the system from initial state A to final state B, ठीक है। हमने देखा है कि आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसकी इनिशियल स्टेट से बी स्टेट पे जाने के लिए हमने सपोज कुछ पाथ डिसाइड किए, कुछ पाथ हम डिसाइड करते हैं। सपोज फर्स्ट केस में यदि हम कहें कि जो चेंज हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है, ए स्टेट बी स्टेट को इस पाथ के थ्रू अचीव करती है, ठीक है। सेकंड, यदि आपके पास ए स्टेट बी स्टेट को फाइनल स्टेट जो है वो कैसे अचीव करे, इस पाथ के थ्रू फॉलो करे। थर्ड वन, यदि क्या हो पाथ ये हो कि ए स्टेट ये है और बी स्टेट ये है, पाथ फॉलो ये किया गया है। फोर्थ वन कि आपके पास स्टेट कुछ इस तरह से अचीव की गई है कि दिस वन इज ए स्टेट एंड दिस वन इज द बी स्टेट। ओके, नाउ देखिए यदि हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन देख रहे हैं, ठीक है, यदि हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन देखेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन देखते हैं, ओके, देन वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज, देन वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज, वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है डी वी,
ठीक है। वर्क डन क्या, वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है आपके पास, पीडीवी, तो हम बोलेंगे W इज इक्वल टू पीडीवी। दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, नाउ यदि हम इन चारों सिस्टम्स के अंदर वर्क डन देखते हैं तो दैट इज गिवन बाय द सम ऑफ सीरीज ऑफ पीडीवी टर्म्स विच इज इक्वल टू सैडिड एरिया। ठीक है, जो आपके पास पीडीवी आया है, ठीक है, पीडीवी की टर्म्स में जब आप वर्क डन देखते हो तो ये किसके इक्वल होता है, पीडीवी इज इक्वल टू सैडिड एरिया। इट इज, आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू सैडिड एरिया अंडर द कर्व पी एंड वी डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम के अंदर जो आपके पास सैडिड एरिया आया है कर्व के नीचे, वो क्या दिखाएगा, आपके पास वर्क डन दिखाएगा। देखिए, यदि मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो इस केस के अंदर ये जो एरिया है दैट इज अंडर दिस पाथ। ठीक है, इक्वल टू सैडिड एरिया अंडर द कर्व। अब इस केस में आपके पास कर्व क्या है, ए टू बी ये है, तो इस केस में आपके पास सैडिड एरिया क्या हो जाएगा, आपके पास दिस वन इज द सैडिड एरिया। थर्ड केस में आपके पास क्या है, थर्ड केस में आपके पास जो कर्व है वो ए टू बी इस तरह से है, तो सैडिड एरिया इसके अंडर इस तरह से आता है, और लास्ट केस में आपके पास सैडिड एरिया कुछ इस तरह से आता है। तो देखिए, हर एक केस में यदि आपने देखा कि फर्स्ट केस में आप क्या देखते हो कि जो सैडिड एरिया आया है वो कुछ इस तरह का है कि वर्क डन क्या है, थोड़ा डिफरेंट है सेकंड से, और सेकंड डिफरेंट है थर्ड से, थर्ड डिफरेंट है फोर्थ से। इट मींस सभी केसेस के अंदर आपके पास वर्क डन जो है वो क्या आया है, डिफरेंट आया है। तो आप लिख सकते हो, इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, it is clear from the diagram that the work done is that the work done in going from initial state to फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने पर क्या आती है आपके पास, इनिशियल स्टेट आपके पास क्या है, आप लिखते हो ए है और फाइनल स्टेट बी है, वो क्या होगी, बाय डिफरेंट पाथ इज डिफरेंट एंड डज नॉट depend upon the initial and final states। ओके, देखिए यहाँ इस ग्राफ से आपने क्या देखा है कि जो भी आपके पास वर्क डन आया है, कब, जब आप ए स्टेट से बी स्टेट पे गए हो, तो वर्क डन क्या होता है, जो सैडिड एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, वर्क डन क्या आ रखा है आपके पास, डिफरेंट आ रखा है, जब आप डिफरेंट पाथ से इनिशियल से फाइनल स्टेट पर गए हो। इसका मतलब जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पाथ पे, क्योंकि पाथ चेंज किया तो वर्क डन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये इनिशियल स्टेट ए या बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पाथ के ऊपर। दैट्स व्हाई आप बोलते हो कि वर्क डन जो है वो क्या है, आपके पास पाथ फंक्शन है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। अब देखिए, सेकंड थिंग आपके पास क्या बचती है, सेकंड थिंग आपके पास बचती है Q, दैट इज द हीट। Q इज द हीट। अब हीट भी क्या है आपके पास, एक पाथ फंक्शन है। वो कैसे है कि जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है या एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, Q प्लस W के। और यदि आप Q देखें कि हीट क्या है, Q मीन्स हीट, W इज द वर्क डन। Q यदि देखोगे तो वो क्या होते हैं आपके पास, E एंड W। अब देखिए, जो E है इंटरनल एनर्जी, उसको तो आपने क्या बोला है, दिस इज द स्टेट फंक्शन एंड W इज द पाथ फंक्शन। ठीक है, यदि इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है सिस्टम की, तो उस टाइम Q जो है वो टोटली डिपेंड करेगा W के ऊपर। इट मींस W भी क्या है आपके पास, पाथ
फंक्शन है। ठीक है, डब्ल्यू भी क्या है आपके पास, पाथ फंक्शन है। तो इससे हमने दिखाया कि आपके पास वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर, तो वो आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शन है।